हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी आप सभी लोगों की, है ना? तो कल का लेक्चर कैसा रहा? परसों का डे बाय डे लेक्चर अटेंड हो रहे हैं ना सारे? तो देखो, आज एक कुछ टॉपिक से थोड़ा हटके नया लेक्चर लेकर आए हैं, ठीक है? नया लेक्चर टॉपिक से हटके। काफ़ी टाइम से क्लास 10th के जो स्टूडेंट थे उनका कहना था कि सर एक बार आप रिवाइज करवा दीजिए, रिवाइज करवा दे चैप्टर जो भी है क्लास 10th के, ठीक है? सारी केमिस्ट्री जो है क्लास 10th की वो एक बार रिवीजन करा दें। काफ़ी टाइम से कुछ स्टूडेंट का कहना है, तो हम सोचे कि कुछ वीडियोज़ इस पर भी बना दिया जाए। बच्चे परेशान हो रहे थे थोड़े, कुछ ऑफलाइन सेंटर के थे, जब कोचिंग से पढ़कर जाते हैं तो घर पे क्या होता है कि वो बातें याद नहीं रहती हैं जो यहाँ पर बताई जाती हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो हम बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, जो कुछ बातों को जाते घर पर पहुँचने के बाद क्या होता है कि भूल जाते हैं बातों को। हालांकि कुछ याद रखते हैं, कुछ भूल जाते हैं। तो अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो आप जैसा भी होगा आप बताइएगा, ठीक है? तो क्लास 10th की जर्नी आज से स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि वीडियो सारी भी आएंगी, नेट की भी, केमिस्ट्री की भी आएगी, जेई की भी आएगी, ठीक है? और हो सकेगा तो कोशिश करेंगे और भी केमिस्ट्री के जो भी लेक्चर हैं वो अटेंड करने की जो बच रहे हैं, ठीक है? तो सारे लेक्चर अटेंड करेंगे, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? तो सारे लेक्चर अटेंड करेंगे, सारे समय समय पर आते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे लेक्चर, और आप अटेंड करते रहिएगा हमारे साथ, ठीक है? तो अब जो है क्लास 10th में बोर्ड एग्ज़ाम भी अभी तो मान लो सीज़न स्टार्ट हुआ है, ठीक है? सीज़न स्टार्ट हुआ है, अभी लग रहा है कि सीज़न स्टार्ट हुआ है, ठीक है? और ये समय धीरे धीरे कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है? तो समय हमको लग रहा है कि 4, 5, 6, 7, 8 महीने, 9 महीने, 11 महीने हैं बोर्ड एग्ज़ाम से, भी बहुत सारा पढ़ लेंगे। है बहुत छोटा सिलेबस क्लास 10th का, लेकिन छोटा है पर मोटा है, ठीक है? तो जो क्लास 10th का जो है सिलेबस वो बहुत ही क्या है, छोटा भी है और उसको समझने में टाइम भी लग सकता है। तो इसलिए कंटिन्यू पढ़ाई को रखना, ठीक है? अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना। ये नहीं कि ये चीज़ मुझे आ गई अब मुझे इसे नहीं पढ़ना है, ठीक है? ऐसा कभी मत करना, क्योंकि प्रैक्टिस अगर एक बार रुक गई तो डेली बाय डेली आप जितना अच्छा कर लेते हो उसमें आप स्कोर धीरे धीरे आपका स्कोर डाउन होने लगेगा। जितना अच्छा आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपकी जो पढ़ने समझने की जो स्ट्रेटजी होगी वो काफ़ी हद तक अच्छी होने लगेगी। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं इस चीज़ में बहुत अच्छा हूँ, मैं इस चीज़ में बहुत अच्छा हूँ, मैं प्रैक्टिस करूँ या ना करूँ, मैं बहुत आगे कर लूँगा, बहुत अच्छा कर लूँगा, लेकिन एक समय तक आप अच्छा कर पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे तो आपकी जो स्ट्रेटजी होगी वो नहीं कंटिन्यू हो पाएगी, ठीक है? तो कहीं भी आप परेशान मत होइए। क्लास 10th की केमिस्ट्री आज से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जो पहला चैप्टर है हमारा वो केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन है, तो इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो उठाओ कॉपी और स्टार्ट हो जाओ मेरे साथ, और क्लास 10th की जर्नी आज से स्टार्ट कर दो, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। जैसा कि पहला क्वेश्चन ही क्या है, केमिकल चैप्टर का नाम ही केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। तो देखो, केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म हैव इंटायरली प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है? क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऐसा प्रोसेस जिससे कोई नया सब्सटेंस बन रहा हो, ठीक है? ऐसा प्रोसेस जिससे कोई नया सब्सटेंस बन रहा हो और जो बनने वाला सब्सटेंस हो उसके जो एलिमेंट हो या पार्टिकल हो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हो, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है? वही केमिकल रिएक्शन होंगे। जैसे कैसे, अगर मैं मान लूँ कि एक हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से सबको पता है क्या बनता है, वाटर बनता है।
तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया तो वाटर बना, ये एक हमारा सब्सटेंस हो गया, नया सब्सटेंस हो गया। हाइड्रोजन क्या होता है? कंबस्टन गैस होती है, कंबस्टल गैस होती है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होती है? ये सपोर्ट करती है कंबशन को, ठीक है, कंबशन को सपोर्ट करती है ऑक्सीजन। और अगर मैं इसकी बात करूँ हाइड्रोजन की, तो कंबस्टल गैस होती है, ठीक है। तो जब कंबस्टल गैस और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या होता है? वाटर बनता है, जो कि हमारा नया सब्सटेंस होता है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, इससे वो क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। तो वही क्या कह रहा है? केमिकल रिएक्शन वही हमारा कह रहा है। अब मैं अगर इसकी बात करूं नेक्स्ट स्टेटमेंट की, तो कह रहा है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज into those of another element, only a rearrangement of atoms takes place in chemical reactions। अब ये स्टेटमेंट ध्यान से देख लो, ये क्या कह रही है? इसके कहने का मतलब है कि अगर कोई दो एलिमेंट्स मिलकर एक नया सब्सटेंस क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं या प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जो रिएक्टेंट होंगे उसी से रिलेटेड हमारा जो सब्सटेंस होगा वो बनेगा। जो रिएक्टेंट लेंगे उसी से रिलेटेड क्या बनेगा? सब्सटेंस बनेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने रिएक्टेंट H और ऑक्सीजन लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया, तो बनेगा क्या? H2O बनेगा। क्यों? हाइड्रोजन इधर भी है, हाइड्रोजन इधर भी है, ऑक्सीजन इधर है, ऑक्सीजन उधर भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हाइड्रोजन इधर है तो इधर भी हाइड्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन इधर है तो ऑक्सीजन इधर भी होना चाहिए। ये नहीं कि अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्सर किया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इस रिएक्शन में इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब है कि अगर दो एलिमेंट हैं तो उन्हीं दो एलिमेंट से जो नया सब्सटेंस बनता है वो उन्हीं दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से ही बनेगा और उसी से रिलेटेड होगा। ये नहीं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना तो CO2 बन गया, कार्बन नहीं बनेगा, हाइड्रोजन कार्बन नहीं बनेगा, वही एलिमेंट रहेगा और उसी एलिमेंट से क्या होगा? नया सब्सटेंस बनेगा। इतने बात समझ में आई? आप देखो, अब मैं इसकी केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल रिएक्शन हो गई, ठीक है, कि ये कंबस्टल गैस होती है और ये क्या होता है? सपोर्ट करता है कंबशन को। अब मैं अगर इसके केमिकल इक्वेशन की बात करूं, ठीक है, ये आप लोग शॉर्ट लेके लिख लेना। अब मैं अगर केमिकल इक्वेशन की बात करूं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन की बात करूं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो देखो केमिकल इक्वेशन होती है द मेथड ऑफ रिप्रेजेंट, क्या होती है? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंट, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, the method of represent of chemical reaction with the help of, with the help of किसकी हेल्प से? सिंबल और उनके फॉर्मूले, ठीक है, with the help of symbol and formulas of substance involve it, also known as chemical equation। आई बात समझ में? कह रहा है कि जो एलिमेंट और उनके फॉर्मूले से बनकर एक नया सब्सटेंस बनाता है और वो जो रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल फॉर्मूला और एलिमेंट से, वही हमारा क्या होता है? केमिकल इक्वेशन बनती है, ठीक है। केमिकल
जो फॉर्मूले होते हैं उनके हेल्प से और उनके सिंबल के हेल्प से जो केमिकल रिएक्शन बनाई जाती है उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखनी है तो नोट कर लो। ठीक है, डेफिनेशन इसकी नोट कर लो। एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया था पहले, H2O2 H और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बनेगा, वो केमिकल इक्वेशन के लिख लो एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं बात करूं आगे, इरेज कर रहे हैं इसको, बहुत ध्यान से देखना और स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ते रहना। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब मैं अगर केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं केमिकल रिएक्शन की। अगर मैं बात करूं तो पहला क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। यह क्या होती है, ये होती है कि मान लो हम किसी कोई एलिमेंट और कोई एक कंपाउंड, एक एलिमेंट और कंपाउंड की रिएक्शन करा लो, जैसे जिंक हो गया प्लस H2SO4 हो गया। अब इसको हम अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन क्या होगी, रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। हाइड्रोजन क्या है, गैस। अगर किसी भी रिएक्शन में गैस निकल रही है, गैस रिमूव हो रही है, तो उसकी प्रॉपर्टीज या उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन होगी, एवॉल्व हो रही है, इवॉल्व हो रही है। ठीक है, अब दूसरी अगर मैं बात करूं क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। व्हाट इज प्रेसिपिटेट, कमेंट में बताओ। प्रेसिपिटेट बताओ क्या होता है, बताओ सभी लोग बताओ, परेशान ना हो। प्रेसिपिटेट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये देखो सर पहली बार वर्ड सुना। नहीं, प्रेसिपिटेट क्या होता है बताओ, प्रेसिपिटेट बताओ, कमेंट में बताओ। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड, अ सब्सटेंस। ठीक है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, प्रेसिपिटेट जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो केमिकल इक्वेशन हमको दिखाना है तो किसी भी रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट हो रहा है तो मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे इसमें क्या है, गैस इन्वॉल्व हो रही है तो केमिकल रिएक्शन क्या है, हो रहा है। अब केमिकल रिएक्शन थोड़ी ना कहेगा कि मैं केमिकल रिएक्शन हूँ और मैं हो जाऊँ, ये थोड़ी कहेगा। उसको भी तो बताना होगा ना कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। यहाँ पर गैस रिमूव हो रही है, यहाँ पर क्या होगा, प्रेसिपिटेट जो भी सॉलिड होगा वो निकलेगा। ठीक है, तभी तो पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये नहीं कहेगा ओ भाई मैं केमिकल रिएक्शन हूँ, मैं केमिकल रिएक्शन हूँ। केमिकल रिएक्शन ये नहीं कहेगा मैं केमिकल रिएक्शन हूँ, उसको तो बताना पड़ेगा ना कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है ना। तो आप देखो केमिकल रिएक्शन कैसे कराते हैं। मान लो मेरे पास क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है प्लस PbNO3 है। इसको अगर मैं रिएक्शन करा दूं तो KNO3 और बना लो PBI जो हमारा येलो कलर से का प्राप्त होगा, येलो कलर प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा। ठीक है, जो PBI बनेगा लेड आयोडाइड, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो धीरे धीरे इतना तो लगने लगा होगा कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्योंकि रिएक्शंस आना स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, अब इसमें प्रेसिपिटेट हो रहा है मतलब ये सॉलिड है, तो क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब देखो तीसरे की मैं बात करूं, तीसरा क्या है, तीसरा कह रहा है, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या कह रहा है, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, भाई साहब अब ऐसे केमिस्ट्री में बताओ जो कलर चेंज कर देता हो। आ गई बात वो वाली लाल पीले नीले हरे गुलाबी वाली बात आ गई। यहाँ पे देखो कैसे हम करेंगे, जो हमारा Fe होता है
उसको कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करा दो। जो कॉपर सल्फेट होता है ये हमारा ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब इस कॉपर सल्फेट में अगर Fe ऐड हो जाएगा तो ये क्या होगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा, प्लस कॉपर क्या होगा, निकल जाएगा। कलर चेंज हुआ ना, ये पहले ब्लू था अब बन गया क्या, ग्रीन। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या कहेंगे, चेंज इन कलर। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने कितनी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, 3 पढ़ी। पहला, एवोल्यूशन ऑफ गैस, जिस भी रिएक्शन में गैस निकली उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, एवोल्यूशन होगी, गैस इवॉल्व हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, क्या है, प्रेसिपिटेट सॉलिड है, सॉलिड निकल रहा है मतलब प्रेसिपिटेट है, रिएक्शन केमिकल हो रही है। कह रहा है चेंज इन कलर, मतलब यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है रिएक्शंस में। ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब नेक्स्ट की बात करें, अभी 2 और है, इरेज कर दें इसको, अभी 2 और हैं। चेंज इन कलर हो गया। अब मैं नेक्स्ट की बात करूं 4th नंबर की, तो चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, अब देखो चेंज इन टेम्परेचर, कैसे टेम्परेचर चेंज होगा, ये क्या है, ये क्या है, CaO प्लस H2O, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और जल है, कैल्शियम ऑक्साइड और जल है। अब इसको रिएक्ट कराएंगे तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस लार्ज हीट प्रोड्यूस होगी, लार्ज हीट प्रोड्यूस होगी। हीट का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब क्या, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इधर का टेम्परेचर लो है, इधर का टेम्परेचर हाई हो जाएगा। कभी भी रिएक्शन करा के लैब में देख लो, कैल्शियम ऑक्साइड में जल डाल के जिसमें भी इसका रिएक्शन कराते हो उसको पकड़ के देखो, पकड़ के जल जाओगे, बहुत हीट होता है, हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं। 5th नंबर की बात करें तो क्या कह रहा है इसमें, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। हमने अभी तक क्या क्या चेंज करा, हमने अभी तक कलर चेंज करा, उसके बाद हमने टेम्परेचर चेंज करा, अब हम स्टेट चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखो जैसे हमारे पास एक NH3 है, दूसरा एसिड है। NH3 है गैस, भाई साहब NH3 गैस है, सबको पता होगी। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सबको पता होगा। तो जब भी NH3 HCl से रिएक्शन करता है या रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, NH4Cl बनाता है, जो कि क्या बन जाता है, सॉल्ट, जिसको क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल बन गया, बन गया ना, स्टेट चेंज हो गया, गैस और एसिड मिला, NH4Cl का क्रिस्टल बन गया। ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी। ठीक है, अब मैं अगर एक क्वेश्चन की बात करूं जो CBSE 2012 में पूछा गया है। ठीक है, CBSE 2012 में पूछा गया, पूछा क्या, कुछ नहीं गया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन जो होती है उनको बैलेंस क्यों किया जाता है, बस बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। तो देखो ये इतनी महाभारत हो गई, इतना महाभारत हो गया ना, अब आगे चलें भाई साहब, जल्दी से फटाफट नोट करो, नोट करो, नोट करो, इधर इधर, अरे इधर नोट करो, जल्दी से चलें। ठीक है, चलो नोट करो फटाक से। अब चलें बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन पे, कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों किया जाता है। अगर ना बैलेंस करें तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, है ना, मन में क्वेश्चन उठाएगा ना, उठेगा, नहीं उठ रहा है, उठे, क्वेश्चन उठे। केमिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं उठेगा तो क्वेश्चन बैठेगा नहीं फिर। ठीक है, अब मैं बात करूं बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब देखो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको बैलेंस क्यों किया जाता है। एक नाम सुना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का सुना होगा, जिसको लेवोसियर ने सन किसमें दिया था, 1744 में दिया था, के आसपास दिया था, अराउंड वही शायद 1744 के आसपास दिया था। किस लिए दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था, उन्होंने ये तो बोला था कि
क्या बोला था? मास इज नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मतलब उन्होंने ये बोला था, लेवोसियर ने अराउंड 1744 में, कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है, यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें दोनों तरफ जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है, उन दोनों तरफ का जो मास होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इतनी बात हमको पता होनी चाहिए। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर इतनी बात पता चल गई तो समझ लो, पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस क्यों करी जाती है। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए केमिकल रिएक्शन को क्या किया जाता है? बैलेंस किया जाता है, जिससे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास हो वो इक्वल हो। ठीक, आई बात समझ में? ये किसने बोला था? लेवोसियर ने 1744 के आस अराउंड में किया था। ठीक है, कि दोनों तरफ का मास जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। अगर मैं एक केमिकल रिएक्शन को ले लूँ, अगर मैं कोई एक केमिकल रिएक्शन ले लूँ Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4, तो क्या बन जाएगा? छोटा छोटा दिख रहा है क्या? अब लो बड़ा बड़ा दिख रहा है। Zn प्लस H2SO4, तो ये क्या बनाएगा? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। अब मैच कर लो, दोनों तरफ का जो मास होगा वो इक्वल होगा। दोनों तरफ का मास क्या होगा? दोनों तरफ क्या है? कंपाउंड क्या है? इक्वल है। जितने एलिमेंट कंपाउंड क्या है? इक्वल है। यह एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब मैं एक ऐसी इक्वेशन बताऊंगा जो बैलेंस करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे बैलेंस? देखो, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, ये एक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। अब इसमें दोनों तरफ क्या है? मास को क्या करना है? बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे? सिंपल सी ट्रिक है। इधर देख जाओ, इधर देख जाओ, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। सीधा सीधा अगर यहाँ ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 होने चाहिए। अगर मैंने यहाँ 4 लगाया तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 हो गए। लेकिन जैसे ही यहाँ मैंने 4 लगाया, बस तुरंत हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। 4 2 जा 8, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, तो यहाँ 4 लगा देंगे। भाई साहब, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या हो गए? बैलेंस हो गए। बचे Fe। यहाँ कितने Fe हैं? 3 Fe हैं। अगर यहाँ हमने 3 लगा दिया, हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, कुछ नहीं है केमिकल इक्वेशन में, बैलेंस करने में कुछ नहीं, हो गए बैलेंस। देख लो, मैच कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, मैच कर लो, फटाफट चेक कर लो, मैच कर लो, चेक कर लो, मैच कर लो। ठीक, क्लियर? हेलो इधर, हाँ, मैच क्लियर, पक्का, खल्लास, आप चलें आगे। तो यही कुछ केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस क्यों किया जाता है? क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्टेंट मास, जितना टोटल मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही टोटल मास प्रोडक्ट का हो। बस इतनी बात पता होनी चाहिए, केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। केमिकल इक्वेशन बैलेंस होने में कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा। कभी कभार दिक्कत आ जाती है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं अवेलेबल। आप लोगों के पास NCERT बुक्स हैं, फ़ोन है, सारा चीज़ है। एक क्वेश्चन फंसे, गूगल भाई साहब ये फंस गया, ये फंस गया, है ना? बस हो जाता है सब। ठीक है, तो आगे चलें, एरेज करें इसको। पढ़ रहे हो कि रेज ही करें? हम ही रेज कर रहे हैं कि तुम लोग भी रेज कर रहे हो? अरे हम यहाँ से रेज कर रहे हैं, तुम लोग यहाँ से मत रेज कर देना। ठीक है, चलें, चलो भाई साहब आगे चलते हैं। अब अगर मैं आगे पढ़ने की बात करूँ तो क्या पढ़ना है? देखो, टू मेक इक्वेशन, टू मेक इक्वेशन, अगर मैं बोलूँ टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, मोर इंफॉर्मेटिव। अब मैं अगर बात करूं
देयर आर टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शंस होती हैं जो 2 टाइप की होती हैं। जैसे मैं बात करूँ, एक होती है एंडोथर्मिक, दूसरी होती है एक्सोथर्मिक। सबको पता होगा भाई साहब, सबको पता होगा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है। आग लगा दो एक बार, पूरे कमेंट में लगा दो। तुम लोग कुछ पूछते नहीं हो कमेंट में, बस अच्छा सर, ये सर, वो सर पूछा करो, बढ़िया सर ये समझ में नहीं आया, ताकि हमको भी वीडियो लाने में मज़ा आए। ऐसे इतना मज़ा नहीं आता है, सपोर्ट करते रहो धीरे धीरे, बढ़िया, ठीक है। तो अब बताओ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है, सबको पता होना चाहिए। अरे यार छोटी सी बात है, जो हमारा एंडोथर्मिक होता है, जो एंडोथर्मिक होता है वो एनर्जी को क्या करता है, ऑब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अगर एंडोथर्मिक की बात करें तो जो क्या होता है एंडोथर्मिक, ये हीट को क्या करता है, ऑब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एंडोथर्मिक हीट को क्या करता है, ऑब्जॉर्ब करता है। रिएक्टेंट कहता है कि मुझे, हम को पहले क्या करो, एनर्जी लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्रोडक्ट देंगे, ऐसे नहीं देंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, रिएक्शन जहाँ पर हीट ऑब्जॉर्ब होती है, ठीक है, जहाँ पर हीट ऑब्जॉर्ब होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक। और जहाँ पर हीट क्या होती है, ऑब्जॉर्ब हुई, तो एंडोथर्मिक, ठीक है। अब ये बताओ अगर एक्सोथर्मिक होगी तो क्या होगा, बताओ बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, बताओ 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 बताओ। ऑब्जॉर्ब होगी या तो रिलीज होगी, 2 ही बातें तो होंगी। ऑब्जॉर्ब हुई तो एंडोथर्मिक, रिलीज हुई तो एक्सोथर्मिक। अगर हीट ऑब्जॉर्ब कर रही है रिएक्शन तो एंडोथर्मिक होगी, अगर रिलीज कर रही है तो एक्सोथर्मिक होगी। बस 2 बातें पता होनी चाहिए हमको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ऑब्जॉर्ब हो रही है तो प्लस का जो हीट सिंबल लगाएंगे वो रिएक्टेंट की तरफ लगाएंगे। जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो प्लस हीट का ऑप्शन रिएक्टेंट की तरफ लगाएंगे, और जो रिलीज होगी वो प्लस हीट का ऑप्शन कहाँ लगाएंगे, प्रोडक्ट की तरफ लगाएंगे। बस इतनी सी बात समझनी थी हमको, ठीक है। 2 टाइप के एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। प्लस हीट वाला रिएक्टेंट की तरफ लगाएंगे जब एंडोथर्मिक होगी, जब क्या होगी, हीट ऑब्जॉर्ब हो रही होगी, और अगर हीट रिलीज हो रही है तो प्लस हीट का सिंबल प्रोडक्ट की तरफ लगाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में, कंफर्म। तो इतना सारा आज मैंने पढ़ा दिया है तुम आपको, आशा है कि आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बने रहिए इसी तरह, कंटिन्यू मेरे साथ, और अपने क्लास 10th की जर्नी को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, द एंड करते हैं इस लेक्चर का। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। कल हम पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जितने भी रिएक्शंस की टाइप होंगी 5, ठीक है, सारी हम पढ़ाएंगे, 4-5 जितनी भी होंगी सारी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हम पढ़ा देंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लेक्चर के बस यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के और एक नए अच्छे विचारों के साथ। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करिए, बने रहिए इसी तरह, सपोर्ट करते रहिए। हम फिर मिलेंगे आपको, ठीक है। ओके बाय।